बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में एक तारीख़ी सच्चाई के साथ हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि मैंने सियाचिन कारगिल के मसले पर 2 किताबें लिखी। एक तो कारगिल पे मैंने किताबें लिखी थी कारगिल, और दूसरी हैदरान नावल लिखा था जो MNI पर लिखा गया था, जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी जानों के नजराने पेश किए। ये पूरी एक मिलिट्री हिस्ट्री है, क्योंकि हमारी कौम के नज़दीक ये बातें अहमियत नहीं रखती। कौम के आज जो लोग इसके जो ज़िम्मेदार हैं उनके नज़दीक भी वो किताब से ज़्यादा ये देखते हैं कि इसके पीछे चेहरा कौन सा दिखाई दे रहा है। अगर तो वो चेहरा किसी डबल क्रॉस का, किसी बगैरत का, किसी टट्टू फट्टू का हो तो बिस्मिल्लाह, वह उसको सर पे उठा लेंगे, उसको हेलीकॉप्टर में उठा के सैरे कराएंगे और खूब नाच गाना भी होता रहेगा। लेकिन जब वो देखेंगे ना कुछ संजीदा पाकिस्तानी हम जैसा कोई बेवकूफ़ बैठा हुआ है पीछे, तो फिर वो सर, जी सर कमाल कर दिया जी आपने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सागर साहब आपको मान गया, सागर साहब आप तो सही हक अदा करता। हमें वो इसी लायक समझते हैं। खैर, अल्लाह को कर को सब ने अल्लाह की अदालत में जाना है, हर का हिसाब किताब होगा। ये मुनाफ़क़तें, ये झूठ, ये रियाकारियाँ सब इसी दुनिया में धरी रह जाएंगी। इनमें नौकरियों में तरक्कियाँ तो हो सकती हैं, तगमे तो लग सकते हैं, आगे कुछ नहीं है। ये मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ। और ज़िंदगी का एक हिस्सा वो आता है जब बंदा रियलाइज़ करता है इन बातों को कि मैंने क्या जुल्म किया अपने आप पे। जब मैं एक चीज़ मेरे अख्तियार में थी तो मैंने वो बेख्तियारों तक क्यों पहुँचाई, मैंने वो नलायकों तक जो नाअहल हैं उन तक क्यों पहुँचाई, ज़िम्मेदारों को जो इसके डिज़र्विंग थे उन तक क्यों नहीं पहुँचा। मैं तो आपको अगर ये बताना शुरू कर दूँ ना कि मेरी जो जिस जिन मेरे जिन जिन कामों के आप दिन रात रतबल लसान रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुझ पे PhD हो गई है। मेरे काम को दुनिया ने, पाकिस्तान के लोगों ने तस्लीम किया है, लेकिन ज़िम्मेदारों ने नहीं किया। मैं आपको ये बात बता दूँ, उनका बस ये उनका यही तक है कि अब वो फूल पेश कर देते हैं आपको। और आप जैसे हमारा पंजाबियों का मिजाज है कि हम चिट्टी कपड़ों पे फूल डालते हैं, तो चिट्टी कबर तो मैं नहीं ना हूँ, मैं तो टूटी फूटी कबर हूँ। नाज़रीन आज मैं आपको, जब भी जुलाई का महीना आता है ना, जून जुलाई का, तो मेरे ज़ख्म ताज़ा होते हैं पुराने, तो मैं आपको ये कहानी सुना देता हूँ। आज मैं फिर आपको ज़िंदा हकीकत पे ले जा रहा हूँ और वाक़यात को नई तरतीब के साथ पेश कर रहा हूँ जो मैंने और मुख्तसर करके बनाई है, ताकि आप तारीख़ को समझ लें और गलत और सही लोगों को पहचान लें। नाज़रीन कराम, सियाचिन में मामूल था कि दोनों ममालिक की अफवाज सख्त सर्दियों में ग्लेशियर से नीचे उतर आती थी। एक तरह का गैर एलानिया माहदा आप कह लें दोनों के दरमियान हो जाता। लेकिन 1984 में इंडियन अफवाज बज़ाहिर ग्लेशियर से उतरने के बाद नहायत खामोशी से दोबारा वापस चली गई और इन चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया जो पाक फ़ौज ने खाली की थी। यही इंडिया की सियाचिन की फ़तह थी। अभी पाकिस्तान को पता ही नहीं बेचारों को क्या कुछ हो गया है। पाकिस्तानी फ़ौज ने चोटियों का कब्ज़ा वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि चोटियों पर दोबारा कब्ज़े के लिए एक बड़ी और बाकायदा जंग की ज़रूरत थी, जिसमें एयरफोर्स की भरपूर मुआवनत दरकार थी। पाक फ़ौज के पास सियाचिन की सर्दी का मुकाबला करने के लिए कपड़े ही नहीं थे। इस वक्त जनरल ज़ियाउल हक रूस के साथ तारीख की सबसे बड़ी प्रॉक्सी वार लड़ रहे थे, जिसमें रूस शिकस्त के ध्यान पर था। जनरल ज़िया को अंदेशा था कि इंडिया के साथ एक बाकायदा जंग की सूरत में रूस पाकिस्तान की पर पुष्प हमला कर सकता है और पाकिस्तान बैक वक्त दो बड़ी ताकतों से नहीं लड़ सकेगा। नीज़ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जीती हुई जंग हार जाएगा। जो जीतने के बाद जो हमने ज़िल्लत उठाई, जो जूते खाए, 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए, सियाचिन भी गवाया। सुबहान अल्लाह, क्या जर्नली शान है भाई। खालिस्तान तहरीक नाज़रीन इस वक्त तक जड़ पकड़ चुकी थी और ज़ियाउल हक को उम्मीद थी कि सिख आज़ादी हासिल कर लेंगे, जिसके बाद कश्मीर खुद ब खुद इंडिया से कट जाएगा। दीवाने का ख्वाब है ना, जो मर्ज़ी आप सोचते देखते रहें। लेकिन इसके बावजूद सियाचिन का बदला लेने की खुफिया मनसूबाबंदी का आगाज़ किया गया। ऑपरेशन कारगिल का इब्तदाई खाका इस वक्त तैयार किया गया जब जनरल ज़िया ने कुछ ऐसे बयान भी जारी किए जिससे इंडिया को लगा कि दर हकीकत इसको सियाचिन में कोई दिलचस्पी नहीं। आपको पता है जनरल साहब ने बयान जारी किया था कि यहाँ तो घास की पत्ती नहीं उगती, तो हमने वहाँ क्या करना है, उस बर्फ़ में जाके मरना है।
1987 में ब्रिगेडियर परवेज़ मुशर्रफ ने, सैयद परवेज़ मुशर्रफ ने एसएसजी कमांडोज़ की मदद से कायद नामी अहम तरीन पोस्ट वापस हासिल कर ली थी, जिसमें इंडिया के करीबन, ये तो मुबालगा ऐसे इन्होंने मतलब 300 कहा हुआ है, 300 कहाँ, 300 तो वहाँ मेरा ख्याल 15 दिन में नहीं मरते होंगे, वो तो लॉजिस्टिक वार है। जो वहाँ पे थे लोग 150 वो मारे गए थे एक्चुअली सारे। तो पाकिस्तान एसएसजी ने 87 में इस पे जनरल मुशर्रफ के कमांड में कब्जा किया। जनरल मुशर्रफ का बहुत इंटरेस्ट था ना इस इलाके में, शुरू से वो इस इलाके की उनकी कमांड थी। 1988-89 में पहली मरतबा परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर ब्रिगेडियर बेनज़ीर भुट्टो के सामने कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए कारगिल जंग का मंसूबा पेश किया, लेकिन बेनज़ीर ने मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। मुशर्रफ का मौक़िफ़ था कि इंडिया के सियाचिन पर धोखे से कब्ज़े ने हमें इसका जवाब फराम कर दिया है, वो अखलाक़ी तौर पे हमारा एज ही होगा, दुनिया को हम बताएंगे कि आगाज़ तो इन्होंने किया था, हमने तो अपना दफ़ा किया। अच्छा, कारगिल में भी सियाचिन की तरह सख्त सर्दियों में दोनों ममालिक की अफवाज नीचे उतर आती थी। मई 99 में पाक फ़ौज नीचे उतरने के बाद दोबारा वापस गए, इंडिया की खाली की गई तमाम चोटियों पे कब्ज़ा कर लिया, बिल्कुल जैसे इंडिया ने सियाचिन में किया था। अब आपको समझ आई ये क्या क्या बकवास करते फिरते हैं कि ये था तो वो था तो फलाना था जी। इस कब्ज़े के नतीजे में सियाचिन और लद्दाख में मौजूद इंडिया की कई लाख फ़ौज नाज़ियन घेरे में आ गई थी और इनके लिए जाने वाली अकलौती सप्लाई लाइन पाकिस्तान के निशाने पर आ गई। इस सप्लाई लाइन का 8 किलोमीटर हिस्सा तो ऐसा था कि वहाँ किसी चींटी के लिए भी हरकत करना मुमकिन नहीं रहा था। इंडिया ने कब्ज़ा वापस हासिल करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की। इस जंग में इंडिया के स्टेट ऑफ द आर्ट जो बूफर्स तोपें हैं इनकी, वो भी अपने इसने झोंक दिया, अपनी एयरफोर्स को भी झोंक दिया, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पाकिस्तान ने 6 अहम तरीन पोस्टों पे कब्ज़ा कर रखा था और यही जो थी पाकिस्तान की जो ये जो 6 पोस्टें हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज तक पाकिस्तान ने इनको खाली नहीं किया। ये पोस्टें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे कब्ज़े में हैं। बाकी 5 इंडिया को नज़र ही नहीं आ रही थी, मतलब इतनी वहाँ बर्फ़बारी होती है, इस तरह इतनी ऊंचाई पे चोटियाँ हैं कि धुंध की वजह से छुपी जाती हैं। कुल कब्ज़ा की गई पोस्टों की तादाद 130 थी, जिनमें से सिर्फ 3 या 4 ही इंडिया वापस ले सका था। ये आप इंडिया, इन 3 जर्नलों ने किताबें लिखी हैं, इस पर गूगल पर जाएं, देखें जो मैंने बात की है। अगर एक बात भी इसमें गलत हो, सिर्फ 6 पोस्टों ने वापस ली थी 130 में से, और वो पाकिस्तान ने छोड़ी थी, उन्होंने बेचारों ने क्या लेनी थी। इसी दौरान और 4 वापस ले सका। इसी दौरान पाकिस्तानी फ़ौज ने इंडिया के 3 जहाज़ मार गिराए, जिसके बाद इंडियन फोर्स ने अपने हमले बंद कर दिए। इंडिया को नाकाबिले बर्दाश्त जानी और माली नुकसान हो रहा था। जंग का मंजरनामा क्या था, मैं थोड़ा सा आपकी खिदमत में याद कर दूँ। पाक फ़ौज के 10 सिपाही इंडिया के 1000 सिपाहियों पे भारी पड़ रहे थे। ये इंडियन टीवी की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है। और वो जो जनरल इनका बख्शी, आपको पता है, उसकी आपने सुनी होगी कहानी, किस तरह वो बयान करता है कि किस जिगरी बेजिगरी से और किन लोगों से वो लड़ रहा था और किन से उसका वास्ता पड़ा था। वो तो उनको कहता है वो तो इंसान ही नहीं, पता नहीं कोई दुनिया की और ही मखलूक थे। पाक दिन में तो हरकत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खाना बंकरों में बनता था, लेटरीन भी हम डब्बों में जवान करते थे और बाहर फेंकते। दुश्मन के मुसलसल फायर से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये इंडिया के मैं स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। पाकिस्तानी फ़ौज ने हमें अच्छी तरह मतलब ठीक ठाक रगड़ा दिया। मैंने आपको क्या देना, आपने वो जनरल बख्शी का इस हवाले से बयानात तो सुन ही लिए होंगे, और दूसरा भी जो हज़ारों इस सिलसिले में मौजूद है। मेरा ख्याल किसी इंडियन ने ये ज़रूरत नहीं कि वो झूठ बोले कि जनाब हम ना कि पाकिस्तान ने ये किया, हमने पाकिस्तान को मारा, जैसे बढ़ के मारते हैं अपनी फिल्मों में। इसलिए मेरा ख्याल इन्होंने कारगिल पे नहीं अभी तक कोई फिल्म बनाई। इंडिया यूएन और अमेरिका को पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए मजबूर करता रहा। बिलाखिर 4 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ ने सदर क्लिंटन से मुलाकात के बाद पाक फ़ौज को कारगिल की चोटियाँ खाली करने का हुक्म दे दिया।
नवाज शरीफ के इस फैसले के बाद दौरान पसपाई पाक फ़ौज को पुष्प पर किए गए हमलों में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान, जितना जानी नुकसान हमारा हुआ था ना, ये वो तभी हुआ था जब हमने पसपाई इख्तियार की। इंडिया और वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि इंडिया के, और विकीपीडिया में भी ये लिखा है कि इंडिया के दौरान जंग तकरीबन 80% कारगिल वापस ले चुका था। यहाँ हमारा एक सादा सा सवाल है, अगर इंडिया 80% कारगिल वापस ले चुका था तो जंग बंदी के बाद चोटियों से वापसी करने वाले 4000 पाकिस्तानी फ़ौजें कहाँ बैठी रहीं? वो नज़र नहीं आई इंडिया को कि वो छुपी हुई चोटियों में थी। पाकिस्तान के मुताबिक इंडिया के 2000 के करीब फ़ौजी मारे गए, जबकि इंडिया अपनी 700 फ़ौजियों की हलाकत तस्लीम करता है। इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान के भी 700 फ़ौजी मारे गए, जबकि पाकिस्तान अपने 400 फ़ौजियों की शहादत को तस्लीम करता है। लेकिन नवाज शरीफ का दावा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 4000 फ़ौजी मार दिए। अल्लाह अकबर! क्या अल्लाह ताला ने हमारे हुक्मरान बनाए थे, क्या लोग थे ये, खुदा की पनाह। इस बंदे ने इसको गद्दारी बनाया हुआ था, इसको ताना गाली बनाया हुआ था। अब इस गधे से को पूछे कि वहाँ हमारी कुल फ़ौज ही 4000 थी, अगर सब मारी गई तो वापस आने वाले कौन थे? ख्याल है कि पाकिस्तान के 400 में से तकरीबन 300 के करीब फ़ौजी दौरान पसपाई चौकियों से निकलने के बाद और पुष्ट पर किए गए हमलों से शहीद हुए। मैंने तो आपको पहले कैप्टन कर्नल शेर खान चंद जवानों में से थे जिन्होंने पोस्टें खाली करने से इनकार करते हुए महज 27 साथियों के साथ इंडिया के 2 बटालियन फ़ौज यानी 1000 से 1500 तक का शहादत तक मुकाबला किया। याद रखें, कर्नल शेर खान की सैनिटेशन इंडियन जर्नैल ने लिख के उसकी जेब में डाली थी, पाकिस्तान ने नहीं लिखी थी, जिस पर उसको तगमा मिला था। उसके कारनामे हम नहीं बता रहे, उसके कारनामे इंडिया ने हमें बताए हैं कि क्या थे। नवाज शरीफ के इस फैसले के बाद परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ में कारगिल के मामले पर मुहाज़राई शुरू हुई। दोनों एक दूसरे को नुकसान का जिम्मेदार ठहराते रहे। मीडिया और अखबारात ख़ासकर जंग ग्रुप ने इस ऑपरेशन पर बड़ी तनकीद की, क्योंकि उसकी उन दिनों में वो अमन की फाख्ता उड़ रही थी ना, तो उसको बड़ी ज़िक्र पहुंची, बल्कि अमन की फाख्ताओं को। मुल्क भर में कारगिल ऑपरेशन के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई। परवेज़ मुशर्रफ को कुछ ऐसे आर्मी के सीनियर अफसर की मुखालफत का सामना करना पड़ा जो उसको अपना हरीफ समझते थे। इनमें चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल फसीह बुखारी, जो चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी बनना चाहते थे, और लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली ख़ान शामिल थे, जिसको बाईपास करके जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया गया था। ये हकीकत है, इसमें क्या छुपाने वाली बात है। नवाज शरीफ के ने ऐलान किया कि इसको इस जंग से लाइलम रखा गया, हालांकि इसकी वहाँ का दौरा करने की फुटेज मौजूद है। यू टर्न तब लिया जब अमरीकी दबाव आया, जिसके बाद नवाज शरीफ ने DCC मीटिंग के दौरान परवेज़ मुशर्रफ पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने मुझे लाइलम रखा। जवाबन परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी जेब से नोटबुक निकाली और जनवरी से लेकर जून तक वो तमाम तारीख़ी और ब्रीफिंग्स गिनवा दी जो वो इस मामले में नवाज शरीफ को दे चुके थे। इनकी तादाद 7 थी। नवाज शरीफ चुप होकर रह गए। ये अमरे वाक़या, लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं। पाक फ़ौज ने कारगिल में बिल्कुल वही ऑपरेशन किया जो इंडिया ने सियाचिन में किया था, लेकिन नवाज शरीफ ने इंडिया में बैठकर इसको इंडिया के पीठ में खंजर घोंपने से तशबीह दी। ये हमारा वज़ीर आज़म है। कारगिल जंग में बाजार पसपाई अख्तियार करने के बावजूद पाक फ़ौज ने पॉइंट 5353 पे कब्ज़ा बरकरार रखा। यही कारगिल की सबसे बुलंद चोटी है। पाक फ़ौज जब चाहे भारतीय सप्लाई लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर के लिए बंद कर सकती है। यहीं से टाइगर सेज और इर्द गिर्द का इलाका पाकिस्तानी तोपखाने की जद में है। पाक फ़ौज यहाँ पक्के बंकर बना चुकी है और सप्लाई के लिए सड़क भी तामीर कर ली गई है। सच्चाई तो ये है कि इंडियन फ़ौज को शिकस्त देने वाली पाक फ़ौज कारगिल में अपने ही वज़ीर आज़म से शिकस्त खा गई थी, लेकिन इन बातों का फ़ैसला तारीख़ करती है। ये तो लोग तारीख़ लिखते हैं ना, ये तो तारीख़ बनाते हैं, लिखता तो कोई और है, वो फ़ैसला करती है। और पूरी दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में जाके पढ़ लें आप कारगिल पे क्या लिखा गया है, आपको मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मालई नैल बलागुल मुबीन नाज़रीन का नाम दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। आपका बहुत शुक्रिया।